किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक जिनके पास एनटीएन है और उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, हैविंग एनटीएन एंड फाइल्ड देयर टैक्स रिटर्न या सबमिटेड टैक्स रिटर्न। दूसरी कैटेगरी है हैविंग एनटीएन एंड डिड नॉट फाइल टैक्स रिटर्न। उनके पास एनटीएन तो है, एनटीएन लिया हुआ है, बट उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तीसरी कैटेगरी है कि उनके पास उन्होंने एनटीएन ही नहीं लिया हुआ, तो ऑब्वियसली सी बात है वो रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे। ये तीन कैटेगरी हैं। हम इन दो कैटेगरी पर डिस्कस करेंगे आज, दिस वन। और इन दो कैटेगरी के लिए खतरे की घंटी है, ठीक है। एफबीआर ने किस तरह से इनके ऊपर, एफबीआर इनको नहीं छोड़ेंगे। आप ये ना समझेंगे आपने अगर एनटीएन लिया और मैं रिटर्न फाइल नहीं की तो हम एफबीआर के नेट से या जाल से बच जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी अगर ये समझ रहे हैं कि भैया आपने एनटीएन ही नहीं लिया तो हम रिटर्न क्यों फाइल करें, तो आप भी एफबीआर की जाल से या नेट से बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनके आप शिकंजे में आएंगे और एफबीआर आपको हैवी टैक्सेशन और हैवी पेनल्टीज इंपोज करेगा, ठीक है। तो बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है इन दो कैटेगरीज के लिए, और डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो गाइड में इन दो कैटेगरीज के बारे में कि इनके ऊपर एफबीआर किस तरह से इनको टैक्स इंपोज करेगा, किस तरह से इनको नोटिस भेजेगा और इनका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, इनके ऊपर टैक्सेबिलिटी किस तरह से होगी, इनकी इनकम किस तरह से कैलकुलेट होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज हम जिनके पास एनटीएन है और उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, और जिनके जिनके पास एनटीएन नहीं है और उन्होंने ऑब्वियसली सी बात अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, उनके ऊपर टैक्सेशन किस तरह से होगी, ठीक है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ताकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास एनटीएन, हमने तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो हमें कोई परवाह नहीं है, या आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास तो एनटीएन ही नहीं है तो हम रिटर्न कहाँ से फाइल करेंगे, तो हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है, एफबीआर हमें कुछ भी नहीं कहेगा, छोड़ देगा, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है, ठीक है। किस तरह से आपके ऊपर हैवी टैक्सेशन और पेनल्टी इंपोज होगी उसको आज डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2019 एक कॉन्सेप्ट था, जब फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, उसको खत्म करके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में एटीएल एक्टिव और इनएक्टिव, नॉट एपीयर इनएक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट लेके आ गए। अच्छा, अब होता क्या था, 2019 में हुआ क्या, जब 2019 फाइनेंस एक्ट आया तो जब उन्होंने नॉन एटीएल कैटेगरी, यानी कि जो एटीएल में अपीयर नहीं है, अच्छा एटीएल में अपीयर कौन नहीं है, एटीएल में अपीयर हैविंग एनटीएन एंड डिड नॉट फाइल टैक्स रिटर्न, जिनके पास एनटीएन है और उन्होंने अपनी इनकम से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, ये भी नॉन एटीएल कहलाएंगे। और जिनके पास एनटीएन नहीं है और रिटर्न फाइल नहीं की, ऑब्वियसली सी बात है वो भी नॉन एटीएल कहलाएंगे। और जरूरी नहीं है कि जिन्होंने रिटर्न अपनी फाइल की है वो एटीएल में भी आए, ये भी हो सकता है कि जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वो भी नॉन एटीएल हो सकते हैं, वो भी नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हो सकते हैं अगर उन्होंने आफ्टर ड्यू डेट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। तो उसके लिए कुछ सरचार्ज है, हमने पिछली वीडियोस में जो है वो डिस्कस किया है, वो आप वहां देख सकते हैं। फर्दर अभी हम इसको यहाँ मैसी नहीं करते। तो अभी है ये कॉन्सेप्ट क्या है, एटीएल एक्टिव और एक नॉन एटीएल या नॉट अपीयर इन एटीएल, ठीक है। हम इस बारे में आज बात करेंगे कि नॉट अपीयर इन एटीएल जो है इसके ऊपर टैक्सेशन किस तरह से होगी, ठीक है। अब होता क्या था कि जो पहले कॉन्सेप्ट था फाइलर और नॉन फाइलर का, तो फाइलर बनने के लिए एफबीआर नॉन फाइलर को डिस्करेज करता था, इंक्रीज विद होल्डिंग टैक्स रेट्स थे इनके, ठीक है। अच्छा, तो एफबीआर ने ये देखा कि नॉन फाइलर इंक्रीज रेट विद होल्डिंग टैक्स पेमेंट करने के बावजूद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो एफबीआर ने क्या किया कि एफबीआर ये कॉन्सेप्ट ले आया, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर टैक्स एटीएल एक्टिव के लिए 10% है तो नॉन अपीयरेंट एक्टिव टैक्स पेयर के लिए 20%, यानी कि 100% इंक्रीज है। सबसे बड़ा जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए एक
चैलेंज आया वो ये है कि डबल टैक्सेशन, 100% टैक्सेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि एफबीआर ने एक तो ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि उनको डबल टैक्सेशन हो, दूसरा ये लेके आया कि अगर उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, एनटीएन आई या एनटीएन नहीं है, फिर भी रिटर्न फाइल, ऑब्वियसली सी बात है कैसे करेंगे, तो उनके ऊपर टैक्सेशन किस तरह से होगी। ये देखें, पर्सन हुज नेम्स आर नॉट अपीयर इन एटीएल विल बी सब्जेक्टेड टू 100% इंक्रीज टैक्स रेट। दूसरा ये है कि अब होगा क्या, होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको एफबीआर मिसाल के तौर पे ये 30 दिसंबर 2020 फॉर एग्जांपल ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न की। अब आपने क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं की। इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे तो एफबीआर जो कमिश्नर है वो ड्यू डेट से ऑनवर्ड विद इन 60 डेज में आपको एक प्रोविजनल असेसमेंट करेगा आपकी, और आपको नोटिस भेजेगा और आपको कहेगा भाई फला फला ट्रांजैक्शन हुई थी, फला फला हुआ, तो लिहाजा आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। अच्छा, आपको जब प्रोविजनल नोटिफिकेशन आया, उस जिस डेट को आया उस डेट से ऑनवर्ड विद इन 45 डेज आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो जो उसने असेसमेंट की है कमिश्नर ने, वो उसको फाइनल असेसमेंट ट्रीट करके अमेंड करके आपके ऊपर फर्दर पेनल्टीज भी इंपोज करेगा और आपको डिमांड नोटिस भेज देगा कि भाई इतना टैक्स आप जमा करा दें। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हैवी टैक्स इंपोज करेगा आप पे, किस तरह से करेगा वो एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल दूं, उसके बाद हम वर्किंग्स पे चलेंगे, एग्जाम्पल को गो थ्रू करेंगे। आपने, आपके पास एनटीएन है, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, और सेकंड आपके पास एनटीएन ही नहीं है, तो आप कैसे रिटर्न फाइल करेंगे। ये दो कैटेगरीज। ठीक है, अब होगा क्या कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली जो कि थी 1.25 करोड़ रुपए की। ठीक है, 1,25,00,000 रुपए की। अब जाहिर सी बात है 1.25 करोड़ रुपए कैश देंगे आप, चलें कैश दे दिया आपने, जब कैश भी देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉपर्टी तो अपने नाम पे कराएंगे आप। ठीक है, जब प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे कराएंगे तो एडवांस टैक्स आपको परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो एफबीआर आपको ये पूछेगा भाई कि ये प्रॉपर्टी आपने कहाँ से ले ली, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं, क्यों नहीं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। सेकंड, अगर आपने कोई बैंक ट्रांजैक्शन की है तो बैंक से भी पूछ सकता है कि भैया आपने ये फला फला ट्रांजैक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुई है, तो आप ये बताएं कि इसकी सोर्स क्या, रिटर्न फाइल करें। अच्छा, तो वो आपको पूछेगा और उसके ऊपर टैक्स इंपोज करेगा। अब किस तरह से टैक्स इंपोज करेगा, देखिए नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो क्या करता है, उसकी सैलरी इनकम जो है, उसकी इनकम होती है, उसके ऊपर ही टैक्सेशन होती है। ठीक है, और इसी के ऊपर ही टैक्सेशन होती है। इसी तरह अगर आप बात करें एओपी की या कंपनी की, तो ये क्या करते हैं, अपनी सेल्स में से लेस करते हैं, कॉस्ट लेस करते हैं, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकाला बिफोर टैक्सेशन, उसके ऊपर उन्होंने अपनी इनकम दिखाई और टैक्स कैलकुलेट किया और जमा कराया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पे अब एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप एग्जाम्पल को गो थ्रू करते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, मुझे पता है, इस तरह से समझ में नहीं जो है अंडरस्टैंडिंग होती प्रॉपर, जब तक कोई एग्जाम्पल को गो थ्रू ना करें। तो जितनी भी आपकी परेशानी है इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल के बाद वो जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दो कैटेगरीज हैं, देखें, एक तो कमिश्नर ने नोटिस भेजा प्रोविजनल असेसमेंट का, आपने उस असेसमेंट की विद इन 45 डेज रिटर्न फाइल कर दी। दूसरा, कमिश्नर ने नोटिस भेजा, आपने उसको रिप्लाई कोई नहीं दिया। ठीक है, तो फिर क्या टैक्सेशन होगी, और कमिश्नर ने नोट अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो फिर क्या टैक्सेशन होगी,
ये 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं रिगार्डिंग कि नॉन एटीएल जो है उनके ऊपर टैक्सेशन किस तरह से होगी, तो वो आप यहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मिस्टर ए हैं कोई, वो एटीएल में एक्टिव नहीं है, नॉट अपीयर है। उन्होंने क्या किया, 25 जुलाई 2019 को उन्होंने एक प्लॉट परचेज किया, जो कि एफबीआर की वैल्यू के ऊपर परचेज किया, जो कि एफबीआर ने नोटिफाई की हुई वैल्यूज। अच्छा, वो वैल्यू थी 1.25 करोड़ पे, 1,25,00,000 रुपए। अब चूंकि ये नॉन फाइलर थे, तो वैसे एडवांस टैक्स 236 के ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का 1% होता है, लेकिन ये नॉन एक्टिव टैक्स पेयर थे, तो इसलिए इनका 2% इनसे टैक्स चार्ज किया गया। पहला तो इनको नुकसान यहाँ हुआ। अच्छा, उसके बाद फाइलिंग की ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2020। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2020। अब दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो इनके पास एनटीए ना, इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, या तो इनके पास एनटीए ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है एफबीआर में। ठीक है, दोनों सूरतों को डिस्कस कर रहे हैं। आप बस ये समझें कि नॉट अपीयरिंग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, भले एनटीएन हो ना हो। ठीक है। अच्छा, अब कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर ने 20 नवंबर 2020 को प्रोविजनल असेसमेंट का इनको नोटिस भेज दिया। 20 नवंबर 2020 को इनके पास प्रोविजनल असेसमेंट का नोटिस आया। नोटिस में लिखा था कि भाई 2.5 लाख रुपए टैक्स आपके नाम पे जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है। अब वो क्या करेगा, इम्प्यूटेबल इनकम कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इम्प्यूटेबल इनकम क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। अच्छा, टैक्स 20% है। अब क्या किया आपने, आपको इनकम ना दी हो, आपको ये दिया हो कि भाई आपका टैक्स 20% है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 लाख रुपए आपकी इनकम आ गई। ठीक है, इसके ऊपर जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 लाख आएगा। इसी तरह से कमिश्नर ने क्या किया, आपकी टैक्स को देखते हुए आपकी इम्प्यूटेबल इनकम कैलकुलेट की, रिवर्स बैक करके स्लैब से देख के। तो वो उसने आपकी इनकम बनाई 24 लाख रुपए, 2.4 मिलियन। उसने कहा भाई आपकी इम्प्यूटेबल इनकम 24 लाख रुपए, आपने टैक्स पे किया 2.5 लाख रुपए, टैक्स पेबल बनता है 2.5 लाख रुपए, आपने टैक्स पे किया हुआ 2.5 लाख रुपए, नेट टैक्स पेबल 0 है आपका। तो उसने कहा कि भाई आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दें। अच्छा, अब आपने क्या किया कि मिस्टर ए डज नॉट फाइल टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर विद इन 45 डेज। अच्छा, अब हुआ क्या, 30 सितंबर 2020 ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न की। कमिश्नर ने विद इन 60 डेज के अंदर उसको आपको प्रोविजनल असेसमेंट भेजना है, उसने आपको भेज दिया 20 नवंबर को। आपने 4 जनवरी 2020 तक, इस 20 नवंबर से ऑनवर्ड विद इन 45 डेज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। अब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की 4 जनवरी तक, विद इन 45 डेज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। अब प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज हो गई। अब जब प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज हो गई तो कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर आपकी इनकम को अमेंड, जो इसने असेसमेंट की थी ये वाली प्रोविजनल, इस असेसमेंट को अमेंड करेगा। और उसके पास 100BA रूल 8, यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, दिस वन, the commissioner may amend an assessment order where the imputed income is less than the amount on which tax was deducted or collected on the basis of definite information. अच्छा, any income chargeable to tax has escaped assessment or total income has been under assessed or assessed at too lower rate, any amount ahead income has been misclassified. अच्छा, कमिश्नर आपकी इस असेसमेंट को अमेंड कर सकता है अगर एक्चुअल अमाउंट आपकी, दिस वन एक्चुअल अमाउंट ट्रांजैक्शन की अमाउंट है और ये इम्प्यूटेबल इनकम कमिश्नर ने आपकी कैलकुलेट की है, तो ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन अमाउंट से लेस देन है। तो वो अब आपकी असेसमेंट करेगा, अमेंडमेंट करेगा असेसमेंट की। अब वो कैसे करेगा आपकी, अब ये खतरे की घंटी है यहाँ पे, इसको आपने समझना है, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर ने
बोला, आपको एक कमिश्नर ने फाइनल असेसमेंट भेजी, अमेंड करके असेसमेंट भेजी, उसने बोला आपने 1,25,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है। उसने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन वैल्यू को, जो आपने 1.25 करोड़ की ट्रांजैक्शन की है, उसको आपकी इनकम एक्सेप्ट कर लिया, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट इनकम या कंसील्ड इनकम, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर स्लैब्स अप्लाई किया। तो टैक्स बना तकरीबन 34,95,000, 3.495 मिलियन। उसमें से आपने 2.5 लाख रुपए टैक्स जमा कराया हुआ है, वो लेस किया, बैलेंस आपको डिमांड नोटिस भेज दिया कि भाई 32,45,000, 3.245 मिलियन जमा करें। अब जब उसने डिमांड नोटिस भेजा आपको, तो फिर आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप अपनी अपील फाइल करें, फिर वो आगे लंबा एक प्रोसेस है और बेवजह में प्रॉब्लम में, मतलब आप ये समझिए कि आपको फिर काफ़ी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते प्रोविजनल असेसमेंट के बाद भी, तो फिर यहाँ तो 2.5 लाख था और नील टैक्स लाइबिलिटी थी, यहाँ तो उसने आपकी टैक्स लाइबिलिटी बना दी 32 लाख, ऑलमोस्ट 32.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये वो केस था कि जिसमें आपको प्रोविजनल असेसमेंट का नोटिस भेजा, उस नोटिस के विदिन 45 डेज आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं की, नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, तो कमिश्नर फिर आपको डिमांड नोटिस भेजेगा। ठीक है, अमेंड असेसमेंट करके। अच्छा, एक केस ये हो गया, और ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है, खुद आप देख लें। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। प्रोविजनल असेसमेंट तो की, लेकिन विदिन 45 डेज टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। अच्छा, सेम एग्जाम्पल है, कमिश्नर ने क्या किया, वही असेसमेंट की नेट टैक्स पेबल, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी विदिन 45 डेज, और आपने अपनी इनकम का सोर्स प्रॉपर अपनी रिटर्न में दिखाया कि भाई फला फला जगह से मैंने इनकम अर्न की, या फला फला जगह से मेरे पास पैसे आए और मैंने ये प्रॉपर्टी या प्लॉट परचेज किया। ठीक है, अच्छा, कंक्लूड अगर मैं करूं, इन सब को समराइज करूं, और अगर मैं आपको बताऊं, तो देखें, होगा ये कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, कोई भी रीज़न है, ठीक है, तो आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, कमिश्नर पहले आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स अगर डिडक्ट हुआ है, तो वो आपको उसकी इम्प्यूटेबल इनकम कैलकुलेट करके रिवर्स बैक करके आपको नोटिस भेजेगा असेसमेंट का। अगर आपने उस नोटिस के विदिन 45 डेज रिप्लाई नहीं किया, अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, अब रिटर्न फाइल करने में ये नहीं है कि आपने रिटर्न फाइल की और जैसे आपका दिल किया आपने अपनी वो जो आपने ट्रांजैक्शन किया, आपको उसमें उसका सोर्स दिखाना है कि मेरे पास पैसा किस तरह से आया। ठीक है, तो अगर आपने सोर्स दिखाया और रिटर्न फाइल कर दी, साथ में वेल स्टेटमेंट भी फाइल कर दी, जिस ईयर का उसने आपको नोटिस भेजा कमिश्नर ने, तो मामला खत्म। फिर वो 120 असेसमेंट में चला जाएगा। फिर वहाँ से वो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि असेसमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या है, उसका क्या है, तो अगर आप देखना चाहें इस वीडियो के एंड में आपके पास लिंक आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि आपने असेसमेंट उसने भेजी कमिश्नर ने, आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया विदिन 45 डेज, तो वो फाइनल असेसमेंट भेजेगा। वो आपकी जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, वो उसको अनएक्सप्लेन इनकम या कंसील्ड इनकम ट्रीट करके उसके ऊपर स्लैब अप्लाई कर देगा। अच्छा, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है, अगर आपने किसी से लोन बोरो किया, प्रॉपर्टी परचेज की, या किसी तरह से भी प्रॉपर्टी परचेज की, तो या प्रॉपर्टी हो या कोई आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की हो, ठीक है, अगर आपने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, उसमें प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी इनकम ट्रीट करके, अनएक्सप्लेन या कंसील इनकम ट्रीट करके, उसके ऊपर कमिश्नर आपको टैक्स रेट अप्लाई करके डिमांड नोटिस भेज देगा। फिर आपके लिए मसले, आप अपील फाइल करें, फिर वो, इसीलिए आप ये ना समझें कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की और आपके पास एनटीएन नहीं है तो आप बच जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत बुरा, बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि आपने एनटीएन है आपके पास और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एनटीएन, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है, सेम ट्रीटमेंट ही उनके लिए भी होगा। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें, अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करें, या अब तो खैर ड्यू डेट ख़त्म हो चुकी है तो अब कुछ सरचार्ज पे करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ऐसा हरगिज़ मत करें कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ये आपसे वो भेजिएगा आपको कमिश्नर नोटिस, डिमांड नोटिस इनकम टैक्स का, कि भाई जमा कराएं, तो इनकम इस डिमांड नोटिस के भेजने के विद इन 30 डेज वो आपके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज करेगा। पेनल्टी क्या हो सकती है? नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की, ठीक है। कंसील्ड इनकम के हवाले से कोई पेनल्टीज हो वो आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है। थर्ड, नॉन पेमेंट के ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी आपको लगा सकता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट सरचार्ज, फिर ये टैक्स पेएबल, फिर पेनल्टी। तो अब आप खुद समझ जाएं, बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी आपके लिए पैदा हो जाएगी। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें, टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर टाइम जिस तरह भी गुजर चुका है तो कुछ सरचार्ज की पेमेंट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। वैसे ही आजकल बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के ऊपर भी इवन रिटर्न फाइल करने के बावजूद भी नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास कि भाई आपने फलान ट्रांजेक्शन को दिखाया नहीं, आपके ऊपर इतना टैक्स विदहेल्ड डिडक्ट हुआ है, तो आपने ये क्यों नहीं दिखाया, लिहाजा अपनी रिटर्न को रिवाइज करें। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के ऊपर भी नोटिस आ रहा है रिटर्न फाइल करने के बावजूद भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। फर्दर कोई क्यूरी हो नीचे कमेंट करें, और हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की आपकी पर्सनल क्यूरी है, ठीक है, इस हवाले से। और अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्यूरी, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होंगी। फर्दर हम अवेलेबल हैं, आप नीचे कमेंट करके या हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।